गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सोशल फार्मेसी में सरफेस इन्फेक्शंस पढ़ेंगे। तो सरफेस इन्फेक्शंस क्या है? कैटेगराइज है कम्युनिकेबल डिजीज का। और कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जो इजिली कम्युनिकेट हो एक दूसरे के साथ, तो दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई डिजीज है, मुझसे फर्दर किसी और में गया, वाया डायरेक्टली रहे इनडायरेक्टली रहे, कोई भी मीडियम से रहे, तो दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। तो अब ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है, इसमें मे भी क्या हो सकता है कि वो ब्लड के थ्रू फैल सकता है, निजल्स और ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकता है। बट जो चीज सरफेस के थ्रू फैलता है दैट इज सरफेस है, मतलब जो सुपरफिशियल फैल रहा है, तो दैट इज सरफेस इन्फेक्शन। मान लीजिए कि जैसे रैबीज। तो रैबीज में क्या है, कुत्ता या कुत्ता ने काट लिया, तो कहाँ काटा? तो ऑब्वियस कोई एक सरफेस पे काटेगा, हाथ में काटेगा, पाँव में काटेगा, कोई एक सरफेस पे काटेगा। ट्रैकोमा हो रहा है, तो ट्रैकोमा क्या है? इन्फेक्शन ऑफ आईज, आईज के सरफेस पे हो रहा है। लेप्रोसी हुआ, तो लेप्रोसी कहाँ हुआ? स्किन डिसऑर्डर है जनरली, तो स्किन डिसऑर्डर से स्किन में हुआ, हाथ में हुआ, पैर में हुआ एबनॉर्मलिटीज। तो जो भी सरफेस टाइप का इन्फेक्शन है, तो डेट इज सरफेस इन्फेक्शन। जो सुपरफिशियल हमारे सुपरफिशियल स्किन लेयर को इन्फेक्ट कर रहा है, दैट इज सरफेस इन्फेक्शन। तो अभी अकॉर्डिंग टू ER 2020 आपको सिर्फ सोशल फार्मेसी में सरफेस इन्फेक्शन के अंतर्गत 3 पढ़ने हैं, दैट इज ट्रैकोमा, टेटनस एंड लेप्रोसी, 3। तो अब हम जानते हैं कि लेप्रोसी क्या है, टेटनस क्या है, या फिर टेटनस, लेप्रोसी एंड ट्रैकोमा क्या है। तो फर्स्टली हम लोग ट्रैकोमा से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रैकोमा क्या है? आइज का डिजीज है और ये कम्युनिकेबल टाइप का डिजीज है। तो जनरली, और ये क्या है कि अगर इसको इनिशियली आपने ट्रीट नहीं किया तो मे बी ब्लाइंडनेस को लेड कर सकता है, काफी खतरनाक डिजीज है। तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है आइज का। अब इसमें क्या होता है? तो मेनली ये जो फैलता है वो पुअर सैनिटेशन के कारण फैलता है या पुअर वाटर के कारण फैलता है। अब ये क्या है कि हमारे अंदर, आईज के अंदर जो कंजक्टिवा है उसको मेनली अफेक्ट करता है। आईलिड्स के अंदर का जो हमारा स्मूथ सरफेस है उसमें क्या है, रफनेस होने लग जाता है। अब जस्ट इमेजिन कि आपके आंख के नीचे जो स्मूथ सरफेस है उसमें पिंपल्स टाइप, कुछ कांटा टाइप का उग जाए, तो वो क्या करेगा? आपके जो लेंसेज हैं उसको खराब करना शुरू कर देगा। अब ये जो लेंसेज खराब होना शुरू होगा तो वो क्या होगा? कटना छटना लग जाएगा, स्कैनिंग करने लग जाएगा। यही जो बीमारी होती है कि आईलिड्स के अंदर जो रफनेस आ जाती है, जिससे हमारे आंख में पेन होने लग जाता है, हमारे लेंसेज पे स्कैन होने लग जाते हैं, या अगर आप इसको ट्रीट नहीं किए तो मे बी फर्दर हो सकता है पूरा ही ओपेक हो जाए आपके आंख। तो इसको ही हम लोग ट्रैकोमा बोलते हैं। अब इसका काउजेटिव एजेंट कौन है? तो काउजेटिव एजेंट इसका बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जिसको क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस भी बोलते हैं। अब ट्रैकोमा के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले क्या हुआ, ऐसा नहीं कि इंस्टेंट में ही पूरा आंख वाइट हो गया, पूरा ब्लाइंडनेस को लीड कर दिया, थोड़ा 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 करके वो आगे फर्दर प्रोसीड करता है। तो फर्स्ट में WHO के अकॉर्डिंग ट्रैकोमा को 5 स्टेज में कैटेगराइज किया गया है। जितना तेजी के साथ आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे उतना जल्दी ये ठीक होगा, उतना कम पैसे में ये ठीक होगा। हमेशा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही कम पैसे में खत्म हो जाता है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है टर्शरी के तुलना में या सेकेंडरी के तुलना में। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि ये जो स्टेजेस हैं ट्रैकोमा के, तो आप जितना जल्दी इसको ट्रीट करेंगे उतना जल्दी ये खत्म होगा। अभी जो 5 स्टेज हैं, कौन कौन से स्टेज हैं? तो फर्स्ट है फॉलिकुलर स्टेज। इसमें सिर्फ इन्फ्लामेशन होता है ट्रैकोमा का, सीधा सीधा आईलिड्स थोड़ा फुलना स्टार्ट होता है। और ये जो इनिशियली है, तो ये इनिशियली सीधा कोई क्रीम, आई क्रीम से, ऑइंटमेंट से ठीक हो जाता है, टॉपिकल ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है। दूसरा क्या है? इंटेंस है। तो अब इसमें क्या है कि आपको या तो सुई लगाना पड़ेगा या फिर थोड़ा उससे ज्यादा हो गया, आंख में लालिमा आने लग गया, तो उसके बाद क्या होगा कि थोड़ा सिस्टमिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा या टॉपिकल से भी ठीक हो सकता है। तीसरा क्या हो गया कि ट्रैकोमेटस स्कैरिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो आपका रफनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ने लग गया, और वो क्या कर सकता है, में आईज के अंदर बहुत सारे हमारे ब्लड वेसल्स हैं तो उसको छेद करना शुरू कर सकता है।
उसको पंक्चर कर सकता है, स्कैरिंग कर सकता है, काट छट कर सकता है। तो ये थोड़ा स्कैर्स इसमें दिखने लग जाता है। तो ये थर्ड स्टेज है। उसके बाद आपको फोर्थ स्टेज है ट्राइकेसिस। इसमें क्या होता है कि आईलिड्स की सर्जरी करानी पड़ जाती है। ये थोड़ा ज्यादा टीटी स्टेज भी इसको बोलते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक स्टेज है, इसमें आई सर्जरी लिखता है जनरली। उसके बाद अगर आपने यहाँ तक भी ध्यान नहीं दिया तो आपका जो ये कॉर्नियल ओपेसिटी का होता है, इसमें लोग टोटली ब्लाइंड बन जाते हैं, फिर आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो ये फिफ्थ स्टेज है। और जैसे ही ये ट्रैकोमा क्या होता है, फिफ्थ स्टेज में ब्लाइंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका सिम्टम्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सिम्टम्स लिखने आएगा कि आप कैसे प्रिवेंशन कर रहे हो, उसके काउजेटिव एजेंट क्या है, ये सब आपको लिखने आएगा। तो स्टेजेस ऑफ ट्रैकोमा इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो हियर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉजेटिव एजेंट, क्या कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट है इसके। तो इसके ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के द्वारा होता है, इसलिए ट्रैकोमैटिस है तो ट्रैकोमा नाम पड़ गया। अब ये सिम्टम्स क्या क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, आंख का है तो कुछ ना कुछ आईज में इरिटेशंस होगा, माइल्ड इचिंग होने लग जाएगा, आईज से बहुत ज्यादा म्यूकस या पस बहना शुरू हो जाएगा, आईलिड में स्वेलिंग होने लग जाएगा, रफनेस हुआ तो स्वेलिंग होने लग जाएगा, थोड़ा लाइट का सेंसिटिविटी होने लग जाएगा, धूप से आपको डर लगने लग जाएगा, सेंसिटिव होने तो आई पेन होने लग जाएगा। तो ये सब थोड़ा सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम्स। अब ये फैलता कैसे है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेबल डिजीज है तो ऑब्वियस एक दूसरे के साथ फैलेगा। तो कैसे फैलेगा? तो कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोड से आप किसी भी पेशेंट के साथ आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टाइप से जुड़े हुए हैं तो वहां पे मिल सकता है, चाहे आपने उसका तौलिया यूज कर लिया या क्लोथ्स यूज कर दिया, उसके काजल यूज कर लिए, सुरमा यूज कर लिया वगैरह वगैरह, आई मेकअप का सामान यूज कर लिया इन्फेक्टेड पर्सन का, तो उस वजह से हो सकता है। दूसरा, पहले मैंने बताया कि पुअर सैनिटेशन की वजह से ये बीमारी हो सकती है। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में गया, वहां पता चला पहले से 3-4 ट्रैकोमा के पेशेंट है, तो वो एयर के थ्रू हो गया, इनडायरेक्ट मोड्स के थ्रू। गरीबी के कारण हो सकता है, न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिला या खाना जो भी पानी पी रहे हैं वो सही नहीं है, या मेल न्यूट्राइज की वजह से, मेनली विटामिन ए की कमी के वजह से भी। विटामिन ए क्या होता है कि हमारे आई के इन्फेक्शंस को रोकने के लिए काफी कारगर माना जाता है। अब मान लीजिए मेल न्यूट्रिशन है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास विटामिन ए नहीं होगा, तो विटामिन ए अगर उसको नहीं मिल रहा है तो मे बी इस कंडीशन से भी ट्रैकोमा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड इसका 5 से 12 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी बीमारी आपके अंदर गया तो ऐसा नहीं कि इंस्टेंट में वो तुरंत में अपना सिम्टम्स दिखाने लगे, उसको अपने अनुकूल, सिंपली भाषा में समझिए कि उसको आपका बॉडी को अपना घर बनाना होता है। फिर उस अकॉर्डिंग में जब वो बढ़ना शुरू करता है तो उसको ही हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जितना दिन आपके बॉडी में रहा, आपके बॉडी को अपने अनुकूल बनाया, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड, सिंपल भाषा में। तो ये जो भी है, ये बैक्टीरिया है, ये हमारे अंदर गया तो ऐसा नहीं कि अभी जस्ट किसी के साथ हम इन्फेक्टेड हो गए तो इंस्टेंट में 1 घंटे के अंदर मैंने मेरा ये, हो सकता है 1 घंटे के अंदर भी हो, लेकिन सभी बीमारी का अलग अलग है। जैसे कॉमन कोल्ड है वो 1 से 3 डेज में हो सकता है सेम डे हमको कॉमन कोल्ड दूसरे का जो भी वायरस है वो हमारे अंदर गया और सेम। ओके, तो हम लोग इंक्यूबेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 12 दिन है, मतलब वो बैक्टीरिया आपके अंदर 5 से 12 दिन रह सकता है। देन आफ्टर वो साइन एंड सिम्टम्स दिखाएगा, फिर आप ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। हो सकता है इस 5 से 12 दिन के अंतर्गत आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी कि वो बैक्टीरिया को फ्लश आउट कर दिया, वो बैक्टीरिया को मार सकता है आपके अंदर, तो फिर वो कोई डिजीज डिसऑर्डर्स नहीं दिखाएगा। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करें? तो ये चूंकि एक बैक्टीरियल डिजीज है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन, सल्फाट्रेक्स, 1% टेट्रासाइक्लिन एंड ऑइंटमेंट यूज करते हैं। लेकिन आपने देखा कि टीटी स्टेज में सर्जरी करना पड़ता है या फिर और ज्यादा, तो सर्जरी हम कर सकते हैं। अगर फोर्थ स्टेज में पहुंच गया तो हम सर्जरी करेंगे, या फिर कुछ पर्सनल हाइजीन के तहत हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
ये तो ट्रीटमेंट था। अब हम इसका बचाव कैसे करेंगे? तो हमेशा आपने पहले से ही प्रोवर्ब पढ़ा होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर करने से बेटर है कि हम किसी को बचाव कर ले। पहले से अगर किन्हीं को हुआ है तो हम थोड़ा बचाव कर लेते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? अगर आपको हो गया इनिशियल, तो प्राइमरी प्रिवेंशन लीजिए, आप जल्दी से डायग्नोसिस कीजिए। थोड़ा भी आंख में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कीजिए। दूसरा, फ्लाई के द्वारा बहुत ज्यादा होता है, कोई भी मक्खी उड़ के आ रही है तो वैसा एंटी फ्लाई मेजर्स टेक कीजिए कि मक्खी आपके घर तक नहीं आए, कचरा ना फैलाइए। डिफिकेशंस अगर ओपन में हो रहा है तो डिफिकेशंस के थ्रू वो फैल सकता है, तो वो सब चीज को बंद करना पड़ेगा। प्रॉपर सैनिटेशन की सुविधाएं लेनी पड़ेगी। और जो कॉमन चीज है, आई प्रिपरेशंस का हो गया, आई मेकअप हो गया, काजल हो गया, टॉवेल हो गया, हैंगरचिप हो गया, इस टाइप के चीजेस, कॉमन यूज वाली चीजेस को अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। उसके अलावा ओवर क्राउडिंग वाले जगहों पे जाने में, प्रोवर्टी से लड़ने में, ये सब चीज करके, ज्ञानता फैला के, अज्ञानता को दूर करके हम लोग बहुत सारे चीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉट ओनली ट्रैकोमा बट बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद अब ये जो WHO है, इससे पहले हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ा, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम्स आते रहते हैं। तो उनका कहना है कि बाय 2020 हमको एलिमिनेट करना है, हम पूरे दुनिया से ही ट्रैकोमा को हटा देना है। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाया और उसको नाम दिया सेफ, SAFE, सेफ। सेफ मतलब वैसे ही हम जानते हैं सुरक्षा। तो अब ये जो सेफ है उसका लिटरली एक एक वर्ड को डिराइव किया गया कि उसको क्या क्या हो। तो सेफ क्या है कि जैसे एडवांस फॉर्म आता है, एस से सर्जरी कर ले, हम एडवांस फॉर्म में गया तो हम सर्जरी कर ले, पूरा ब्लाइंडनेस ना हो जाए उससे पहले हम आईलेट्स का सर्जरी करवा के उसको खत्म करवा दिए। दूसरा, ए फॉर एंटीबायोटिक्स। तो ए एंटीबायोटिक्स से हम ट्रीट करें ताकि वो इन्फेक्शंस को, अगर फॉलिकुलर फेज में है तो इन्फेक्शंस को खत्म कर दें। फेशियल क्लीननेस, पूरा चेहरे का साफ सफाई रहे ताकि कोई भी मक्खियां उड़ के ना आए, कहीं से कम्युनिकेबल टाइप का कोई भी डिजीज ना हो, नॉट ओनली ट्रैकोमा। उसके बाद क्या है, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट करें, हम लोग प्रॉपर सैनिटेशन करें ताकि फ्लाई कंट्रोल करें, ताकि कोई भी बीमारी, नॉट ओनली ट्रैकोमा, वो हमारे तक ना पहुंच पाए। ओके, ये ट्रैकोमा था। नेक्स्ट वन इज टेटनस। टेटनस के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, सभी लोग टेटनस का इंजेक्शंस भी लगाया होगा। टेटनस का टीटी का आपने इंजेक्शंस लगाया होगा, कुछ भी कट छट गया होगा या नेल से कटा होगा, नेल गड़ गया होगा तो आपने वो लगाया होगा। तो टेटनस क्या है, जिसको हम लोग लॉक जॉ भी बोलते हैं, दांत के ऊपर दांत लग जाता है, तो इसमें हमारे पूरे बॉडी में स्टिफनेस हो जाती है, हमारा पूरा बॉडी सॉफ्ट रहता है, हाथ हम जैसे मन तैसे वैसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि हमारे नर्वस सिस्टम का इफेक्टिवनेस हमारे बॉडी में खत्म हो जाता है। अफेक्ट, ये टोटली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब हमारा बॉडी क्या हुआ कि जितने भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, पूरा हार्ड हो गया, पूरा बॉडी टाइट हो गया, तो इसमें क्या होता है कि मस्कुलर में रिजिडिटी आ जाती है। अब मेरा अगर किन्हीं को टेटनस हुआ तो ये जो हाथ मेरा ऐसे है तो ये ऐसे ही रहेगा, ये नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो रिजिडिटी आ गई, बहुत ज्यादा स्पाज्म होने लगे, बहुत पेनफुल रहता है ये स्पाज्म। तो जो वॉलेंटियर मसल्स है जिसको हम अपनी विलिंगिंग से कर सकते हैं, वो सब क्या हो गया कि वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन सब होने लगे, सब में ऐठन होने लग जाता है। तो वही है टेटनस। अब ये जो टेटनस होता है वो भी बैक्टीरियल डिजीज है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसको हम लोग क्लोस्ट्रीडियम टिटानी भी बोलते हैं। इसके टॉक्सिन के कारण होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स के कारण होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है उसके स्पोर्स, उसके जो स्पोर्स हैं वो क्या होता है कि जनरली सॉइल्स में पाया जाता है, जनरली जमीन पे पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, या फिर गोबर वोबर टाइप का कोई भी चीज है, फिकस, एनिमल फिकस कुछ भी है, पिग्स के हो गए, काउ डंग हो गए, उसमें पाया जाता है। अब ये क्या है कि रिप्रोडक्टिव बॉडी है, स्पोर्ट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है रिप्रोडक्टिव बॉडीज है। ये क्या, यही चीज इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को। अब ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, सॉइल पे, मिट्टी पे जा रहे हैं, बेयर फुट चल रहे हैं और हमारा पैर पंक्चर्ड है, कांटे लग गया होगा, या फिर कोई भी माइनर सा छोटा चोट भी लग गया, उसी में हम लोग मिट्टी से चले। अब वो स्पोर्ट्स क्या हुआ, आपके बॉडी में चला गया। अब मसल से वो टॉक्सिन्स क्या हुआ, रिलीज करना शुरू हुआ। अब वो पूरे बॉडी में फैल गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ वो पूरे बॉडी में फैल गया और वो टेटनस किया। जैसे टेटनस किया, क्या है, लॉकजॉ होने लग गया आपका, तो मसल स्पाज्म होने लग गया, रिजिडिटी होने लग गया,
कभी कभी फ्रैक्चर्स, अगर ये बीमारी आपका बढ़ जाए तो कभी कभी फ्रैक्चर्स भी कर सकता है। अब ये कैसे कैसे फैल सकता है, तो बर्न्स के थ्रू फैल सकता है। बर्न हो गया, पूरा पंक्चर हुआ, कहीं भी सिंपल बात में समझिए कि थोड़ा भी अगर आपके बॉडी में पंक्चर हुआ है तो वहां से ये बीमारी फैल सकता है। वो स्पोर्स आपके बॉडी में जैसे ही बैठा ये आपको ग्रसित कर सकता है। डेंटल इन्फेक्शन हो गया, एनिमल बाइट हो गया, इसीलिए जितना भी टाइप का चीज होता है, क्रॉनिक सोर्स है तो हम जाके टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। टैटू बनवाने में इंजेक्शन से, निडल से, बहुत कुछ से टेटनस हो सकता है हमको। अभी टेटनस का सिम्टम्स क्या है, तो सिंपली जो हमारा बॉडी में रिजिडिटी हो जाता है यही हमारा सिम्टम्स है। लॉक जॉ होने लग जाता है, जबड़ा हमारा एक के ऊपर बैठने लग जाता है, और ब्रीथिंग कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाता है, क्योंकि हमारा वॉलेंटरी मसल्स, कोई भी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम ही हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। अब इसका सिम्टम्स क्या है, तो फीवर होता है, फीवर अचानक से इरिटेबिलिटी बढ़ने लग जाती है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा होने लग जाता है, टैचिकार्डिया हो जाता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, अब गहरा गहरा सांस लेने लग जाएंगे, स्पाज्म, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ऐठन होने लग जाता है, पूरे बॉडी में ऐठन होने लग जाता है। जैसे ही आपका नर्वस सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा कि यूरिनेशंस या डिफेकेशंस कंट्रोल नहीं रहता, वो ब्लैडर भी आपके बॉडी के में कंट्रोल में नहीं रहता, तो स्वतः यूरिनेशन होने लग जाता है। चूंकि ये भी हमारा एंटीबायोटिक से ट्रीट होगा, क्योंकि ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसमें हम लोग जनरली एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या यूज करते हैं, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए किटी वैक्सीन यूज करते हैं, टेटनस इम्यूनोग्लोबिन। तो उसके बाद वुंड्स को क्लीन कीजिए, और प्रिवेंशन हम लोग कैसे ले सकते हैं, या फिर मसल्स में जो स्पाज्म हो चुका है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बहुत सारी बीमारियों का। तो मान लीजिए कि हमारे बहुत सारे मसल्स में स्पाज्म हो गया है, तो हम लोग मसल रिलैक्सेंट का भी यूज करते हैं। अभी इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे हम, तो प्रिवेंशन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऊंड जो होगा उसको क्लीन करके रखिए, हमेशा एक्टिव इम्यूनाइजेशन कीजिए, आप हर 6 मंथ में डीपीटी का वैक्सीन लीजिए, या सिर्फ टेटनस का ही वैक्सीन लीजिए। जो बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं उनको टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि अगर इनके सीजर हुआ तो बहुत सारे सीजर्स या फिर बहुत सारे ड्यूरिंग पार्टुरेशंस बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है, तो इसीलिए न्यूनेटल्स को टेटनस से बचाने के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन को टेटनस से बचाने के लिए टेटनस के टॉक्साइड डोजेस दिए जाते हैं। पहले के जमाने में जो औरतें मर जाया करती थी मेटली ड्यू टू टेटनस। उसके बाद क्या है कि जितने भी ऊंड्स हैं तो हमको पेनिसिलिन का यूज करना चाहिए, बहुत दिन से ऊंड्स है तो हो सकता है स्पोर आके जमा हो जाए, तो ये सब चीज करके आप टेटनस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, तो लेप्रोसी क्या है, क्रॉनिक इन्फेक्शन, ये नहीं कि इंस्टेंट में हो गया, इसको टाइम लगता है थोड़ा, और ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, आपके स्किन को, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को, आपके नर्व्स को, और कलरेशन करने लगता है, पूरा ब्लैक करने लग जाता है स्किन, आपका फिगर खराब करने लग जाता है, हाथ वाथ पूरा गलने लग जाता है। आपने बहुत सारे कुष्ठ रोगों को देखा होगा मंदिर के बाहर मांगते हुए, पूरा स्किन में डिफॉर्मेलिटीज होने लग जाता है। तो उसके बाद क्या है, नेल्स, नाखून निकलने लग जाते हैं, जो घाव है वो भरने लग जाता है, लिम्स जो हाथ पैर है वो सब खत्म होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं होते, अगर ये बढ़ते गया तो अब ये क्या करता है कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आईज, ब्लाइंडनेस भी काउज करता है। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट इसका डिस्कवर किया था उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया। ये भी बैक्टीरियल डिजीज है जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ये बीमारी होता है। क्रॉनिक डिजीज है इसलिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा है, काफी धीरे धीरे ये बीमारी होता है। अब जो टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स का है, एक इन्फेक्टिव, एक नॉन इन्फेक्टिव। तो इन्फेक्टिव जो होगा तो वो क्या करेगा, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेबल डिजीज की तुलना में आएगा। जो नॉन इन्फेक्टिव है वो न्यूट्रल है, वो सिर्फ उसी आदमी को होगा, बाकी उससे दूसरों को खतरा नहीं रहता है। अब जब हम सिम्टम्स देखें तो 3 स्टेज में होता है। पहला, हल्का हल्का पैचेस होना स्टार्ट होगा और उस एक एरिया में का सेंसेशन खत्म होगा। स्किन का मेन काम क्या है, सेंसेशन होना। आपको ठंडा गर्म महसूस जो भी होता है आपके स्किन के थ्रू ही होता है। तो पहला स्टेज में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर स्किन सेंसेशन खत्म हो जाता है, उस स्किन का धीरे धीरे खत्म होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जहाँ पे पैचेस हुए हैं वो रिंकल्ड होने लगता है, कान वान रिंकल्ड होने लग जाता है, वो स्किन
थिक होने लग जाता है और ये काफी कम्युनिकेबल स्टेज है। उसके बाद आपके डिस्चार्जेस निकलने लग जाते हैं। थर्ड स्टेज में क्या है, डिफॉर्मिलिटीज। अब यहाँ तक क्या है, पूरे बॉडी में फैल चुका है, तो आपके जो लिम्स हैं, हाथ पैर गलना शुरू हो जाता है, बेंट होने लगता है, अल्सरेटेड होने लग जाता है। अब ये कैसे फैलेगा, तो किसी के द्वारा बहुत दिन से कांटेक्ट में है, लंबे कांटेक्ट में है आप किसी से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उससे हो सकता है, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है, कहीं थूक दिया कोई आदमी अगर सेकेंड स्टेज में है तो, मदर मिल्क से भी लेप्रोसी डेवलप्ड होता है। तो इन सब चीजों से होता है, चूंकि ये भी बैक्टीरियल डिजीज है तो इसके भी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट होता है। तो मल्टी ड्रग थेरेपी बोलते हैं, रिफैम्पसिन है, डैप्सोने है, तो इन सबको करते हैं। एक और चीज क्या है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो भी बैक्टीरियल डिजीज है वो क्या होता है कि कुछ खास दिन के बाद, 10 दिन मान लीजिए आप ट्रीटमेंट कीजिए एंटीबायोटिक से, 11वां दिन वो रेसिस्ट कर जाएगा, उसके बाद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ने के लिए या तो आप क्या कीजिए, मल्टी ड्रग लाइए, 2-3 दवाई को मिला के लाइए, या फिर उसके डोजेस बढ़ा दीजिए। तो एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस का मतलब यही है कि उस एक फिर जो भी माइक्रोब्स है उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, वो एंटीबायोटिक्स जो भी बैक्टीरिया है वो फिर रेसिस्ट कर गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस एक एंटीबायोटिक से, फिर हम डोज बढ़ाते हैं या फिर दवाई बदलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, हम लोग मल्टी ड्रग थेरेपी करते हैं। जनरली जितने भी एंटीबायोटिक्स बहुत दिन तक जिसको चलाना हो उसमें हम लोग मल्टी ड्रग थेरेपी करते हैं। अब प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो प्रिवेंट करने के लिए क्या है कि पहले तो हमने पढ़ा कि बच्चों को हो रहा है मदर के साथ, तो उस केस में हम इन्फेंट को मदर से दूर करेंगे। उसके बाद प्रोलॉन्ग कांटेक्ट, स्किन कांटेक्ट के साथ हो रहा है, तो अगर बच्चे हैं तो उनको दूर करेंगे, घर वाले हैं तो थोड़ा आइसोलेटेड होके रहेंगे, डिस्चार्जेस कपड़े जो भी हैं, कम्युनिकेबल डिजीज है तो थोड़ा साफ सफाई के साथ रहेंगे। और जो भी केसेस है वो गवर्नमेंट देखती है इसका, तो हम लोग केसेस को नोटिफाई करेंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे। तो यहाँ तक आपका चैप्टर खत्म हो गया। कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।